अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कौमी, पंजाब और सिंध असम्बली में आज पोलिंग हुई, जिनमें से सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर पोलिंग हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। आज के सेनेट इंतखाबात से कबल ही 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें 7 पंजाब से और 11 बलूचिस्तान से हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तों से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में मुस्लिम लीग नून के 4, PTI के 2, जबकि आज़ाद हैसियत में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद हैसियत में सेनेट का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि सिंध असेंबली की 12 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के नतीजे में साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भी आज़ाद हैसियत में आज सेनेट का हिस्सा बन गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद हैसियत में इन 3 सेनेटर्स का हुकूमती हिमायत से मुंतखब होना जहाँ एक तरफ सियासी जमातों की मजबूरी को जाहिर करता है, वहीं दूसरी जानिब पार्लिमानी सियासत में सियासी जमातों की कमजोर होती हुई गिरफ्त की निशानदेही भी करता है। सेनेट इंतखाबात के इनेकाद के बावजूद सेनेट में 11 नशिस्तें ताहाल खाली हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन अराकीन की दरखास्त पर इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाब मुलतवी करने की वजह बताते हुए अपने तहरीरी फैसले में लिखना है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मुंतखब अराकीन की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी नहीं हो जाती, तब तक खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग मुलतवी की जाती है। इलेक्शन कमीशन का अपने फैसले में मजीद लिखना है कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने की वजह से आइन के आर्टिकल 218(3) में दर्ज इंतखाब में शफाफियत की शर्त पूरी नहीं होती और इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने के बायस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इससे कबल आज सुबह KPK असेंबली के अपोजिशन अराकीन की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को एक दरखास्त लिखी गई, जिसमें स्पीकर की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का बताया गया और साथ ये इस्तदा की गई कि क्योंकि स्पीकर असेंबली की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ नहीं लिया गया, लिहाजा असेंबली नामुकम्मल है, जिसके बायस सेनेट इंतखाब को मुलतवी किया जाए। KPK में सेनेट इंतखाब मुलतवी होने पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई हैं। हम अपनी नशिस्तों के हसूल के लिए हर सतह पर लड़ेंगे और गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ ना लेने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म के बावजूद अरकान से हल्फ ना लेकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, इन सभी इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया माजिद आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी भी, आपने वक्त दिया। एंड गेट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं इम्तियाज़ गुल साहब सर आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। बहुत सारे इशूज़ हैं आज के दिन के, उन पर कोशिश करेंगे कि आपसे राय लें आपकी, लेकिन सेनेट का जो इलेक्शन, एक तो ओवरऑल इस पूरे इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर शायद ये एक यूनिक बात सामने आई है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल पार्टी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की कोई कमजोरी आपको लगता है कि सामने आई है, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट प्रोबेबली कि इस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जीते हैं? जी, उसमें मेरा ख्याल है जो ट्रेंड बना हुआ है, आज़ाद उम्मीदवार आपको मालूम है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो एक इस वक्त मसला बना हुआ है उसको सामने रखते हुए और जिस अंदाज में मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े शाना बशाना होके इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनली अंदर से वो अभी ख़ुद को ज़्यादा कोई महफूज कंफर्टेबल नहीं समझते हैं कि बाकायदा खुल के सामने उनके साथ आ जाएं ऐवान में। तो लगता है कि जो ट्रेंड बना था आज़ाद उम्मीदवारों का आम इंतखाबात के साथ और इसके बाद से अब तक एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है, वो अभी तक मौजूद है। उसकी झलक हमने सेनेट के इंतखाबात में देख लिया। अब असल इसकी और वजूहात क्या है ये इस वक्त अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन
ट्रेंड जो बना हुआ था, मैं समझता हूँ उसका ये इजहार है। अच्छा, लेकिन वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जाहिर है ये और वो आज़ाद उम्मीदवार उस तरह से कंपेरेबल नहीं है जो सेनेट में अभी जीते हैं। लेकिन चले मैं ज़रा लगारी साहब से इसी इशू पर कमेंट ले लेती हूँ। लगारी साहब, किस तरीके से देख रहे हैं फैसल वाउडा साहब जो हैं वो सिंध से मुंतखब हुए? अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई ऑफर उन्होंने की कि हम आपकी हिमायत करते हैं, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई तो उन्होंने कहा हम नून लीग की हिमायत करेंगे। अच्छा, सिंध के मामले में फैसल वाउडा साहब वहाँ से जीते हैं, आपके ख्याल में कैसे जीते होंगे सर वहाँ से? क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि सब जानते हैं फैसल वाउडा कहाँ से आते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? आए तो वो सिंध से ही हैं। अच्छा, जो बताने वाले हैं, जिनके पास मालूमात हैं और जो जिनको पता है और जो घर वाले हैं उनको तो मालूम है, वो नाम नहीं ले रहे कि कहाँ से आए हैं वो। हम आपको बताएं, वो बादशाहों से आए हैं और कहाँ से आएंगे, तो वहां से आए हैं जहाँ से ताकत आती है, तो वो अपनी ताकत के जोर पर आए हैं, बलबूते पर आए हैं। और जैसे इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये सहूलत की है कि जनाब वो आ जाएं तो आ गए। इसी तरह से वहाँ बलूचिस्तान से लेकिन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं जनाब नवाब ताकर साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म। तो ये भी सियासी लोगों की जो सियासी लोग हैं उनकी इनायत से, उनकी करम से मुंतखब होकर आ गए हैं। और इस तरह से और बड़े बड़े मौजे होंगे सियासत के अंदर अगर सियासी लोगों ने अपना स्पेस इसी तरह से छोड़ने का सिलसिला जारी रखा, तो फिर वही लोग आएंगे जिनको नामजद किया जाएगा और इलेक्शन भी ऐसे होंगे कि फलां 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 कामयाब, फलां फलां फेल। ऐसे ही होते हैं रेफरेंडम, अपना मिस्र में होते हैं, शाम में होते हैं, पाकिस्तान में भी 2-3 ऐसे ही रेफरेंडम हुए हैं जिनमें जाकर रेफरेंडम हुआ था। सवाल ऐसा था कि सर में दर्द हो जाए, लेकिन जवाब में हाँ कहने का मतलब ये था कि जियाउल हक 5 साल के लिए आ गए। मुशर्रफ का इलेक्शन हुआ, मुशर्रफ के इलेक्शन के सहूलतकार, सबसे बड़े सहूलतकार जो थे उनके रेफरेंडम थे वो जनाब इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब उनके चीफ पोलिंग एजेंट थे, उनने जितवाया था, लेकिन उन्होंने उनकी मतलूबा सीटें नहीं दी। वो तो उनको कहते कि आपके पास तो 10 सीटों का भी नहीं है, आप 10 सीटें भी नहीं ले सकते। वो तो एक ही सीट ली थी और उस एक सीट को भी लेने के बाद उन्होंने काम मुशर्रफ साहब रख दिया था, इसलिए कि मुशर्रफ साहब के उम्मीदवार जो थे मीर नसरुल्लाह जमाली थे जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से थे, और एक वोट से वो जीते थे और वो एक वोट जनाब इमरान खान का था, बानी पीटीआई का। तो ये तो इस तरह से होता रहता है, सियासी वाली यही है। और 2002 का इलेक्शन भी हमारे सामने, वो रेफरेंडम भी हमारे सामने है, इलेक्शन भी हमारे सामने है, और आज के जो इलेक्शन हुए भाई पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में जीती है, उसके पास अपना निशान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने जिस तरह से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश की कि जमात इस्लामी जाते हैं, ये मजलिस मुस्लिमीन जाते हैं, ये सुन्नी, तो इन तमाम जमातों ने इसने तो लिस्टें ही नहीं दी हुई थी। हम तो आखिर वक्त इनसे कहते हैं यार लिस्टें तो पब्लिक कर दो कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, खातून ये हैं, अदलियत के उम्मीदवार ये हैं, तो उसके बाद हम क्या कहें उनकी तरफ से कौन। ये पीटीआई से जो जुड़ा और केपीके से जुड़ा मामला, इस पर भी सर बात करते हैं मजीद डिटेल में। जरा माजिद निजामी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। माजिद, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन, खास तौर पे यही जो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वाला जो मामला है उस पर राय लेना चाह रही हूँ, और वैसे भी थोड़ा सा इसको बल्कि इससे जोड़ कर बताइएगा। लगारी साहब ने कहा कि वहीं से आते हैं जहाँ से सबको पता है कि आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब से मोहसिन नकवी से जुड़ा जब भी सवाल किया गया कि उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस कैबिनेट में भी, गवर्नमेंट में भी, तो उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को एडजस्ट करना आना चाहिए, हमारी सियासी बका के लिए ये फैसला बहुत अच्छा और जरूरी था। जी बहुत शुक्रिया। मुझे एक मित्रा कहने की इजाजत दीजिए कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने है। मामला ये है कि गुज़िश्ता 5 से 10 सालों में मुंतखब अफराद और गैर मुंतखब अफराद की जो एक कशमकश है या सर्द जंग है, उसके अंदर मुंतखब अफराद की स्पेस कम होती जा रही है। हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में फरोग नसीम ऐसे सेनेटर थे, ऐसे मिनिस्टर थे कि जिनके बारे में उनकी अपनी जमात एमक्यूएम ये कहा करती थी कि ये हमारे कोटे से वजीर नहीं बने। तो इसी के तसलसल के तौर पे मैं ये देखता हूं कि अब वो तादाद बढ़ के 3-4 पे आ चुकी है। फैसल वाउडा है, मोहसिन नकवी है, अनवारुल हक काकड़ हैं। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सियासी जमातों की स्पेस कम होती जा रही है। और पहले तो जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो पहले कोनों खुदरों में छुप के बैठ के मशवरे देते थे, कान में सरगोशी करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स को सामने लाना शुरू कर दिया है। तो सियासी जमातों ने ओवरऑल गुज़िश्ता 10 साल में उनके साथ जो कुछ हुआ है अदालतों के जरिए, इंतजामिया के जरिए, उसके बाद शायद उन्होंने ये, जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह की बात की, उन सब ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि अब हमारी स्पेस कम हो चुकी है,
اور ہمیں اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ بات کو ماننا پڑے گا. لیکن اس کا فائدہ تو کوئی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب مزید آگے چل کر یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آج ہم یہاں پر ہیں, وہ اندر ہیں, کل وہ یہاں ہوں گے, ہم اندر ہوں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جی بالکل یہی افسوسناک معاملہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت مشکل میں ہوتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت یا اس کے حامی جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں, وہ غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سرکل اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 2013 سے 2018 مسلم لیگ نون کے لیے مشکل رہا, پھر تحریک انصاف آ گئی, اس کے اندر پھر اس کے بعد ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو سارا معاملہ ہے ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو دائروں کا سفر ہے یہ رک نہیں رہا, اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاست کی یہی بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میثاق جمہوریت کی طرح اس کو کہیں نہ کہیں روکنا چاہیے, ورنہ یہ سپیس مزید کم ہوتی جائے گی اور سیاسی جماعتوں کو پھر شاید اپنے پہلے یہ پولیٹیکل پارٹیز کھل کر مانتی نہیں تھی, اب کھلا کر مان رہی ہیں کم سے کم, تو اسی کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ سٹیپ سمجھ لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب, سر پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اوور آل رویہ ہے, اگر میں کہوں کہ اس وقت خاص طور پہ سینٹ الیکشنز کو لے کر اس کو آپ اینالائز کریں, کے پی کے گورنمنٹ کے اندر مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے حلف نہیں لیا, کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ دے فیلڈ ان ڈوئنگ سو دی اسمبلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے بحیثیت جماعت تو الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا, تو کس طریقے سے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر ہماری نشستیں کسی اور کو دی گئی ہیں, ہم یہ حلف ہونے نہیں دیں گے, جس کے نتیجے میں آج 11 نشستوں پر سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہم کوئی قانون دان نہیں ہیں, اس میں بہت ساری اس پہ بحث ان کے پارٹی کے لوگوں نے بھی کی ہے, وکلاء نے بھی کی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا عدالتوں نے اپنے فیصلے بھی کر دیے ہیں, اور بنیادی طور پہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے فروری 8 کے انتخابات کے بعد خاص طور پہ, تو کوئی قانون کے لیے, آئین کے لیے, کسی ضابطے کے لیے, کسی اخلاقی قدر کے لیے کوئی ابھی ویلیو اس کی نہیں رہ گئی ہے. یہاں پہ ہر کام جس انداز میں مثال کے طور پہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا, اس سے پہلے بہت طرح سے اقدامات تھے, یا عمران خان کے خلاف جو فیصلے ہوئے, تو ایک اس میں آئینی قانونی کی میرا خیال ہے بحث نہیں رہی ہے. جو پارٹی سمجھتی تھی خیبر پختونخوا میں, انہوں نے وہ کیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بجا طور پہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں سامنے. اور اس میں میرا خیال ہے بہت عین توقعات کے مطابق تھا, اور شاید ابھی پارٹی نے بھی اس بات سے ایک سمجھوتا کر لیا ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں. فیصلہ اگر یہ ہوا ہے کہ ان کو ان کے مینڈیٹ ان کے حوالے نہیں کرنا ہے, اقتدار میں نہیں آنے دینا, صرف خیبر پختونخوا تک محدود رکھنا ہے, تو اب دیکھیں جو بندر بانٹ جس انداز میں اس کی مخصوص جماعتوں کی گئی ہے, وہ شرمناک مثال ہے. میرا خیال ہے شاید پاکستان کی, صرف پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا بھر کی پارلیمانی تاریخ میں, وہ اس لحاظ سے کہ باقی جو 2 جماعتیں تھیں وہ دوڑتے دوڑتے پھر الیکشن کمیشن پہنچ گئیں کہ ہمیں یہ آپسی کے حوالے کر دے, بجائے اس کے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایکا کر لیتی, اس بات پہ اتفاق کر لیتی کہ نہیں یہ کسی اور کا حق ہے, آپ ان کو دینے دیں. مجھے 200% یقین ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ ہو, وہ ان جماعتوں کی استدعا ضرور قبول کر لیتا کہ یہ کسی کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. لیکن چونکہ اس ملک میں ایک ایسے مثال کے طور پہ جس انداز میں آصف علی زرداری صاحب دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں, بیمار ہیں, کھڑے ہو نہیں سکتے ہیں, لیکن ان کو صدر بننا تھا, اس چکر, اور چونکہ وہ وزیر اعظم کے طور پہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ آصفہ صاحبہ بھی پہنچ گئی ہیں قومی اسمبلی, تو جہاں پہ اگر آپ کا تمام تر فوکس اپنے گھرانے پہ ہو, اپنے شارٹ ٹرم گینز پہ ہو, تو وہاں پہ پھر وہ بڑی باتیں, وہ جو آئیڈیلز ہیں پارلیمانی جمہوریت کے یا آئین اور قانون کے, ان پہ پھر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, نہ ہی ان کا ہمیں پھر خواب دیکھنا چاہیے. بالکل, آپ نے خود ہی کہہ دیا, میں یہی کہہ رہی تھی, آپ کہنے لگی تھی کہ آپ ایک بہت آئیڈیل سچویشن کی بات کریں جو انفارچونیٹلی ہم نے اپنی پالیٹکس میں بہت کم یا شاید کبھی وٹنس نہیں کیا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو انہی ایشوز پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो मुल्क में आज सेनेट इलेक्शंस हुए हैं उसके हवाले से। लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया, जो मैंने सवाल पहले इम्तियाज गुल साहब से किया था, वो तो चले एक मौकफ उनका है, लेकिन उसके नतीजे में अब जो कुछ आगे हुआ, 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ, हाउस आज मुकम्मल नहीं हुआ, अब आगे जो है वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। आपको लगता है कि अब ये मामला उस पर भी असरअंदाज हो सकता है, मुतासर तो होगा वो इलेक्शन भी, इससे कैसे देखते हैं इसे? एक तो ये कि हो चुका हाउस जो है मौजूद नहीं है अमलन, ना चेयरमैन है, ना डिप्टी चेयरमैन है, और ना हाउस के आज भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं होगी। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके शायद बचपन का जमाना होगा जब जनरल दयाल, वो भी शायद ना हो, आप शायद पैदा नहीं हुई हूं, जनरल दयाल हक ने कहा था कि हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं करेंगे, हम शराकत इक़्तिदार करेंगे। और ग्रेजुअली यही हुआ कि इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ। जब भी सिविलियन थे, सिविलियन का कोई नहीं, सिविलियन के साथ एक 58(2)B लगा हुआ था, जब चाहते सिविलियंस को उठाकर हटा दिया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुअली सिविलियन का रोल कम होता चला गया। बेनजीर भुट्टो वापस आई 1996 में और कराची प्रेस क्लब में पहुंची और दरवाजे पर आते सीधी सामने की तरफ आई, हम लोग खड़े हुए थे, तो वो कहने लगी कि मैं पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म नहीं थी, मैं तो पाकिस्तान की मेयर थी। तो हमने कहा बीबी आप पाकिस्तान के मेयर भी नहीं थी, इसलिए कि फार्मूला यही था जिसमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होना था, इक़्तिदार कहीं पर रह जाना था। तो इक़्तिदार का मरकज कोई और ही है, ताकत का मरकज कोई और है, और बहुत से लोग सहूलत कर रहे हैं इक़्तिदार के इन मराकज के, जो आज बैठे हुए हैं जेल में। मुझे अफसोस है कि वो सबसे बड़े सहूलत कर रहे हैं नए रिजीम के, नए जितने भी इस वक्त स्पिन डॉक्टर्स आए हैं पाकिस्तान में, सियासत के नए स्पिन डॉक्टर आए हैं, जनरल हमीद गुल से लेकर फिर जनरल शुजा पाशा, फिर जनरल जहीर, फिर जनरल फैज हमीद, सारे के सारे जो हैं एक ही शहजादे को, लाडले को, प्यारे को, मतवाले को जो है वो चढ़ाते रहे। और यह तक हुआ है कि जनरल मुशर्रफ जब रेफरेंडम करा रहे थे तो उनके चीफ पोलिंग एजेंट जो थे ये बानी पीटीआई थे, और उनके इस हैसियत में वो काम कर रहे थे। फिर जब इलेक्शन हुए 2002 के, तो एक वोट से जनरल मुशर्रफ के उम्मीदवार नहीं, वो इस वक्त जेल में हैं, केसेस की एक लंबी फहरिस्त है। वो कह रहे हैं मेरी एहलिया को जहर देने की कोशिश की जा रही है, आप उनको लाडला मतवाला पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर करें, कैसे लाडले ऐसे होते हैं सर? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लाडले रहे हैं। अच्छा। लाडले न रहे होते तो ऐसा पाकिस्तान की सियासत इतनी कमजोर ना होती। हमारे क्या नवाज शरीफ लाडले नहीं रहे? क्या जरदारी साहब लाडले नहीं है? क्या इमरान खान लाडले नहीं रहे? यार इससे कौन इनकार करे? हम कैसे इनकार करते हैं इस बात से? आजकल कौन लाडला है वैसे? लगाई साहब आपके ख्याल में आजकल लाडला कौन है? आपके सामने है। आप शहबाज शरीफ तो कह चुके हैं ना, मैं कई सालों से उनका मंजूर नजर हूं, लाडला हूं, वो खुद कह चुके हैं। अच्छा, जो बेनिफिशियरी हैं वो लाडले हैं, और जो उधर बैठे हुए वो कल उधर बैठे हुए थे, और फिर कल वो उधर बैठे होंगे, ये इधर बैठे होंगे, खुद कह चुके हैं राना सनाउल्लाह। बिल्कुल। चले थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, मैं निजामी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं, लेकिन वैसे ये शहबाज शरीफ साहब वाली बात के ऊपर इतनी सी क्लैरिफिकेशन जरूर कर दूं। मैं खुद उस मीटिंग में थी, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था आप लोग कहते हैं कि मैं पिछले 30 साल से जो है वो मंजूर नजर हूं। उन्होंने एतराफ नहीं किया था इस चीज़ का, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो मैं ये रिकॉर्ड पे ला सकती हूँ। अच्छा, माजिद निजामी साहब, सर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रवैया जो है, ये जस्टिफाइड है आपके ख्याल में? क्योंकि जो कुछ वो कहते हैं और जो कुछ हमने देखा है कि उस जमात के साथ हुआ है, आपको लगता है कि जहां जहां अब उनको मौका मिलता है कोई रखना डालने का इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो वो जस्टिफाइड है इन डूइंग दैट? कि तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी कुछ खामियां भी हैं, इसके साथ साथ रियासती जबर का मामला भी उनके साथ बिल्कुल दरपेश है। तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा नहीं तो अक्सर मौके पर गैर संजीदा सियासी जमात होने के सबूत दिए हैं। पार्टी इलेक्शंस की बात की जाए, उस पर उनकी लापरवाही रही। उसके बाद फिर ये जब इलेक्शन के मामलात हुए, निशान ले लिया गया, इनकी जो प्लान ए थे, बी थे, वो सारे के सारे नाकाम हुए। ये बात दुरुस्त है कि रियासती जबर और इंतकाम अपनी जगह पे मौजूद था और अभी भी उनको इसका सामना है, लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकती थी, और मेरा ख्याल है कि उन्हें ये अंदाजा होना चाहिए था कि जिस तूफान का उन्हें सामना है तो उन्हें अपनी पनाहगाह को मजबूत करना चाहिए था। अब मामला ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट मौजूद है, तो इस वक्त उनके लिए इस तरह की महाजराई अफोर्ड करना बिल्कुल सियासी तौर पर
ان کے لیے ممکن ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے, ان کا چیف منسٹر ہے, انتظامیہ ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے وہ ایک صوبے کے اندر ہمیں بالکل یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں جس طرح نواز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے تھے, اوپر بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی, تو وہ ساری کی ساری حکومت ایسے ہی گزری تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے سی ایم اور پاکستان کے وزیر اعظم کا معاملہ اسی طرح چلے گا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سخت موہری کے ساتھ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ آپ نے بیان کیا, آپ کے خیال میں کیا فیکٹرز ہیں؟ لیک آف لیڈرشپ ہے اس وقت, وہ یہ سارا کچھ کروا رہی ہے, پارٹی سرکلز کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جن کا شاید کوئی اور ایجنڈا ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی اصل میں پہلے دن سے تحریک انصاف عمران خان کے گرد, ان کے محور کے گرد ہی گھومتی رہی ہے, اور وہ چونکہ اب نہیں ہے. جب وہ تھے اس وقت بھی بڑے معاملات خرابی کا شکار تھے, گروپنگ تھی, لیکن چونکہ ایک سینٹرل لیڈر موجود تھا تو وہ معاملات دب جاتے تھے. اب وہ چونکہ نہیں ہے, پارٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, اسٹریٹجی بنا کے آگے چلنے والا کوئی نہیں ہے, تو اس لیے یہ سارا معاملہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنے پوائنٹ سیٹل کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنے عہدے چاہیے, لوگ اپنی اپنی ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جب مکس ہوتا ہے, یہ کمبینیشن بنتا ہے, تو پھر اس کے بعد بطور جماعت ان کی پرفارمنس بالکل کمزور ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں ایک حکومت کی جانب سے اپوزیشن کا سامنا ہے, جبر کا سامنا ہے, 9 مئی ہو چکا ہے, عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں, تو یہ جب پورا کمبینیشن بنتا ہے تو پھر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا میں ابھی ان کے پاس ایک ہائیڈ آؤٹ ہے کہ جس کی بیس پر وہ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ لیک آف لیڈرشپ شاید پرابلی کیونکہ وہ وہاں سے نہیں آ رہی. خان صاحب سے امتیاز گل صاحب, سر تھوڑا سا اگر ایک اور ایشو, آپ کو پتہ ہے بڑی ہائی لائٹ ہے آج کل پچھلے 2-3 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط کا معاملہ ہے, حکومت کمیشن کا اعلان کرتی ہے, وہ تو چلیں جن کو سربراہ مقرر کیا انہوں نے خود معذرت کر لی, وہ ایک اور معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو چیف جسٹس کی طرف سے لے لیا جاتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ کے خیال میں عدم اعتماد کا اظہار تھا جو کمیشن بنایا گیا, اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اس کمیشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد سو موٹو لیا گیا؟ دیکھیں, بڑا میں سمجھتا ہوں نہیں کہنا چاہیے شرمناک کردار ادا کیا سپریم کورٹ نے, کہ جب ایک خط اگر آ گیا ہے اور وہ مخاطب کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل بھی شامل ہوتے ہیں, تو وہ معاملہ اسی پہ وہیں پہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اس کے فوراً بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے, باقاعدہ تصاویر پھر جاری ہوئیں, اور اس کے بعد پھر یہ ایک رکنی کمیشن کا اعلان کیا گیا. تو میں سمجھتا جو خود قاضی فائزہ صاحب بطور چیف جسٹس کے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اختیارات عملاً انہوں نے حکومت کے حوالے کر دیے. حالانکہ دسمبر میں ایک بڑی تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی ایگزیکٹو کو یعنی انتظامیہ کو اپنے معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے, عدلیہ کی آزادی کا مکمل تحفظ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی آپ کمیشن مقرر کر سکتے ہیں. اور تصدق جیلانی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے, اور یہ ایشو ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, کیونکہ یہ ججوں نے تو ایک رائے مانگی ہے کہ جو انداز ہوتے ہیں فیصلہ سازی پہ, اس پورے جوڈیشل پروسیس پہ, ان کا کیا کیا جانا چاہیے اور یہ کہ کب تک اس طرح برداشت ہوگا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رائے مانگی تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ چونکہ بیک فائر ہوا, لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کے بعد بیسیکلی یہ سینگ کہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. لیکن اب اس کے بعد بھی اب ایک بحث جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی یہ فل کورٹ ہیئرنگ کیوں نہیں کہی گئی, 7 رکنی بینچ جو ہے یہ کیوں بنایا گیا؟ تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, یا جیسے بھی ہے سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے؟ دیکھیے, تمام معاملے پہ ابھی ایک دھبا لگ چکا ہے پورے کے اوپر. پھر جو جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس منصور علی شاہ, چونکہ وہ دونوں نے ملاقات میں شامل تھے وزیر اعظم کے ساتھ, تو اس پہ اب ان کو تو اس میں پھر شامل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ان دونوں کی بنتی تھی کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے یا پھر سپریم کورٹ کے اپنے میکنزم کے ذریعے اس خط کے حوالے سے کوئی پوزیشن لیتے. لیکن انہوں نے اپنا ایک سرنڈر کر دیا, اپنا اختیار جو تھا, اپنے جو فرائض تھے, تو اس کے بعد ظاہر ان کے اوپر انگلیاں تو اٹھیں گی. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو لغائی صاحب سے اس ایشو پر کامنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था लगारी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो वाला मामला है और 6 जजेस के खत का मामला है, ओवरऑल हो क्या रहा है सर अदलिया के फ्रंट पर इस मुल्क में? अब आज की जो ताज़ा खबर थी वो ये भी थी कि एक मशकूक खत पहले मौसूल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को, फिर पता चला जी कि उसके अंदर धमकी आमेज जो है वो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, कोई पाउडर बरामद हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस को वहाँ पर जाना पड़ा और मैटर को टेक ओवर करना पड़ा। हो क्या रहा है सर? एक तो ये कि अदलिया खुद एक बहरान का शिकार है और ये अब से नहीं है, जब से अदलिया पाकिस्तान के वजूद के साथ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो उनके बाद जो नए चीफ जस्टिस आए थे वो सुप्रीम कोर्ट में से नहीं थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट जंप मारकर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे, जस्टिस मुनीर। ये यहां से खराबी का सिलसिला शुरू हुआ जो आगे तक चलता रहा है। और इसी तरह से इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं ये बरह रास्त अपना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर है, यानी ये जज या एडहॉक जज का इनमें 4 दिन भी नहीं गुजारे, डायरेक्ट अपने लॉ चैम्बर से उठकर आए और सीधे चीफ जस्टिस का हाल उठाया था। तो इस तरह से ये चीफ जस्टिस का मनसब जो है वो अब आया है तो ये मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए जो आइन के अंदर दर्ज है उसमें ये मामला नहीं आता, लिख लें तो उसको मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो एक तादीबी कार्रवाई के लिए या किसी मामले पर जो अदालती जज के कंडक्ट या जज के फैसला करता है या जजों के तकर्रुर के मामले में कोई फैसला करना हो तो वो करता है, ये फोरम नहीं था। अच्छा, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने पहले तो एडमिट किया, उन्होंने कहा एग्री किया कि जी मैं ठीक है इसका मेंबर हूंगा, नहीं इस कमीशन को मैं चलाऊंगा, उन्होंने वो रिकॉर्ड पर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद उनको जो सेकंड थॉट आई है तो उन्होंने इसको कहा एंड उस वक्त कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ली है, अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और बेंच भी अनाउंस कर दिया गया है। अब इसने कार्रवाई करनी है और कार्रवाई कल से शुरू होगी। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से अपीलों की समाअत होती है, जिस तरह से रेफरेंसेस की समाअत होती है, जिस तरह से बहुत से मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर चीज लाइव दिखा रही होती है, तो क्या इस मामले को, बहुत हसास मामला है, इसको भी इसी तरह चलाया जाएगा? ये एक सवाल है और बड़ा सवाल है। और क्या इसी तरह से जज साहिबान जो हैं वो आए जो इंतहाई काबिल एहतराम है, सुपीरियर जुडिशरी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बहरहाल सुपीरियर जुडिशरी है, क्या वो जज साहिबान आएंगे और क्या उनके वकील उनकी नुमाइंदगी करेंगे या वो खुद अपनी नुमाइंदगी करेंगे और वो खुद बात करेंगे या उनकी तरफ से कोई काउंसिल आएगा और वो आकर बात करेगा? ये एक बड़ी सवाल है। क्या डिफेंस काउंसिल कौन होगा और ये किसके खिलाफ होगा और किसको तलब किया जाएगा? क्या जो उन्होंने कहा है कि एजेंसियां जो हैं वो ऐसा करती हैं तो क्या एजेंसियों को बुलाया जाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं। अब कल आएगी तो सूरत हाल कल होगी कि क्या ये सब कुछ बिल्कुल कल काफ़ी चीज़ें जो आपने सवालात उठाए बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, कल काफ़ी आई थिंक क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर। माजिद निज़ामी साहब, सर पहले ले लेना चाहिए था सुओ मोटो, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये तनकीद की जद में तो सुप्रीम कोर्ट है पिछले कुछ दिनों से कि क्यों इस मसले को पहले खुद टेकअप नहीं किया गया। एक तो बात सर ये, दूसरा ये जो आज मामला हुआ है धमकी आमेज खत वाला, इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, अदलिया पर दबाव के हवाले से हमारे पास साबिक जजेस के इंटरव्यूज और सीना गजट की कहानियां तो मौजूद थी, लेकिन पहली मर्तबा तहरीरी तौर पर हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं उनकी जानिब से ये चीज सामने आई है तो बड़ी अलार्मिंग है। अब मामला ये है कि चूंकि उनका इल्जाम भी बहुत अहम लोगों पर है, बहुत ताकतवर लोगों पर है और खुद भी जजेस डेफिनेटली रियासत का एक अहम सतून होते हैं, तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर कोई भी शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए हिचकिचा रहा है। हमने देखा कि अदलिया ने पहले अपनी तरफ से ये सारा कुछ निकाल के इंतजामिया की तरफ भेजा, उन्होंने कमीशन की तरफ बना दिया। तो कमीशन में अगर हम ये देखें कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग चीफ जस्टिस इस मामले के हवाले से टेकअप करने के हवाले से सोचते हैं तो फिर हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक साबिक जज या एक रिटायर्ड जज जो है वो इस सारी चीज को टेकअप करेगा और इन सारी चीजों को सामने लेके आएगा। तो इसमें मामला सादा नहीं है। मामला पेचीदा इसलिए है कि जिन पर इल्जाम लगा है और जिन्होंने इल्जाम लगाया है
दोनों की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। और इसके अंदर फिर इसके अंदर मुर्दे इल्जाम ठहराना या जिन्होंने इल्जाम लगाया है उनको कटहरे में लेके आना खासा मुश्किल है। तो चूंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जितने भी बड़े बड़े वाकयात थे और उनके कमीशन सामने आए, उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आ सकी। तो इस दफा ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल ऑफ गेम है वो बहुत बढ़ गया है। ये कोई मामूली आम अफराद के मुकदमात नहीं है कि जिनके अंदर थाना कचहरी के लेवल पर फैसला होना है। इसमें मुल्क के 2 बड़े इदारे इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को अदलिया और इंतजामिया दोनों बड़ी एहतियात से लेके चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ठोस तरीके से कुछ शवाहिद सामने आएंगे या इस तरह से कुछ सजाएं सुनाई जाएंगी या किसी को कटहरे में लाया जाएगा। हमारे सामने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस मौजूद है कि वो 3 साल तक दुहाई देते रहे, उसके बावजूद भी उन्हें सिर्फ एक मरहले में क्लियर किया गया कि आपकी तरफ से कोई कसूर नहीं है। दूसरा फेज था कि उनके साथ ये किसने किया, कैसे किया, उनको क्या सजा दी जाए, उसके ऊपर कोई बात हाँ बिल्कुल, उसमें बिल्कुल खामोशी थी, मुकम्मल खामोशी थी। बल्कि ये बात उस वक्त भी रेस की गई थी कि क्या इसको फर्दर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई हिदायत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। एंड यू आर राइट, एक हसास मामला है। वक्त मेरे पास कुछ कम है इम्तियाज़ गुल साहब, ये आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ना, वो आजकल एक डिस्कशन में देख रही हूँ कि ये भी चल रही है कि वो शायद अपना फोकस इस बात से लूज करते जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई भी कोई एक एजेंडा है उनके एजेंडा आइटम्स की लिस्ट के ऊपर। वो अब उस तरफ से ना बात करते हुए नजर आते हैं, ना काम करते हुए नजर आते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान लगता था 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान की रिहाई चाहिए। अब जो है वो कभी स्टेटमेंट देते हैं जी कि उनकी जिंदगी जेल में महफूज है। अब कल एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट मैंने देखी, उन्होंने कहा जी वो जेल में ही ठीक है, वो बाहर आए तो बांग्लादेश ना बन जाए एक और। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और आपके ख्याल में व्हाट इज हैपनिंग, उनके कैंप्स में क्या हो रहा है? वो जाहिर है जी, जब आपका एक मरकजी रहनुमा जो है, जो लीडर है, वो अगर जेल के अंदर हो, उससे महदूद लोगों का मेल मिलाप हो और फिर जो लोग बाहर हैं उनमें से कई लोग कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं, तो इस तरह की गैर मरबूत किस्म की कम्युनिकेशन मैसेजिंग वो लामहला होती है। और उस मेरा ख्याल है कि बड़ी उसकी वजाहत हुई है कि उन्होंने कोई भी धमकी नहीं दी कि अगर मैं बाहर आ गया तो बांग्लादेश बन जाएगा। उनका ये ख्याल है कि हमें जितने भी लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई पहले मुकद्दम है। जो मैंने समझा 1-2 रहनुमा थे उनकी गुफ्तगू से कि जितने केसेस बने हुए हैं वो केसेस ख़त्म होने चाहिए और सबसे पहले तमाम जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए, तो उसके बाद फिर ये अपनी रिहाई की बात कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि इस हालत में अगर अभी मौजूदा हालात में इमरान खान अगर बात निकल आए या किसी सब जेल में जाना उन्होंने कबूल कर लिया, तो उन पे फौरन इल्ज़ाम लगेगा कि उन्होंने कोई डील कर ली। दूसरी एक और मुख्तसर सी बात ये कहूँगा कि अगर 180 मुकदमात बने हैं उनके खिलाफ, जिसका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, तो वो महज इस वजह से नहीं बने कि वो बाहर आ जाएंगे तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। उनको फंसाया गया और अभी सारी उम्र बकौल एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर के उन्होंने सिर्फ एक पेशी से दूसरी पेशी, दूसरी से तीसरी पेशी भुगतानी है। इस मकसद के लिए ये सारे केसेस बने, लिहाजा यहाँ हों या ना हो, काम उनका एक ही रहेगा, एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी अदालत। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। माजिद निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नज़ीर लगारी साहब, सर बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आज अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।